अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी तो चैप्टर हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 में पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। आज जो हमारा टॉपिक है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप बुक में देखें या ये स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की वेरिएशन हमने देखनी है कि किस तरह ये वेरी करती हैं और वेरी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले ये एटॉमिक रेडियस जो कि आज पढ़ेंगे, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन प्रॉपर्टीज को हमने देखना है और ये वेरिएशन मालूम करनी है कि वो पीरियोडिक टेबल में कहां इंक्रीज होती है, कहां डिक्रीज होती है, किसकी ज्यादा होती है प्रॉपर्टी कौन सी और किसकी प्रॉपर्टी कौन सी कम होती है। ये चीजें हमने देखनी है। तो ये चीज स्टार्ट करते हैं। बाकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के नाम याद रखिएगा, ये नाम भी पूछ सकते हैं कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम। आज जो हम पढ़ेंगे वो एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे। एटॉमिक रेडियस दो वर्ड है बेटा। रेडियस, रेडियस क्या होता है हमें पता है कि ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो उसका रेडियस होता है। सर्कल का जो ये जो सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, रेडियस। हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। बेटा हर एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ना तीन चीजें देखेंगे हम मेनली। वो क्या देखेंगे, उसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद एग्जांपल, उसकी एग्जांपल के बाद उसका ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल में किस तरह की वेरिएशन आ रही है, वेरिएशन इन दी पीरियोडिक टेबल। जी, एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले तो बेटा इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस बेटा न्यूक्लियस की जमा होती है। जब दो न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियाई बोलते हैं। न्यूक्लियस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ बॉन्डेड एटम्स, बॉन्डेड एटम्स, बॉन्डेड जुड़े हुए एटम्स। इसी तरह बिल्कुल आपने बेटा यही चाहे डेफिनेशन कर लीजिएगा, ये डेफिनेशन आपने करनी है। अब डेफिनेशन करने के बाद हमें जी समझ आया द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, क्या ये हाफ है डिस्टेंस का। और कौन सा डिस्टेंस, जो दो जुड़े हुए एटम के न्यूक्लियस के दरमियान है, दो जुड़े हुए एटम के न्यूक्लियस के दरमियान है। अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मैं कहता हूं ये न्यूक्लियस है, इसका कहता हूं मैं ये न्यूक्लियस है। इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है, इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैं कहता हूं ये डी है। ये दोनों न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है इसका हाफ, इसका हाफ कर लेते हैं। ये हाफ एक हो गया, ये हाफ दूसरा हो गया, और इसके हाफ को क्या बोलते हैं, ये एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ये वो एक्चुअली कहना चाह रहा है कि दो जुड़े हुए एटम के दरमियान, न्यूक्लियस के दरमियान फासला का जो हाफ है वो एटॉमिक रेडियस होता है। अब सिंपल सी बात है, हमने ये पढ़ा कि ये न्यूक्लियस या सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। मतलब हमने कान इधर से पकड़ना है, हम ऐसे घुमाकर ऊपर से क्यों आ रहे हैं, ये इतना घुमाने का मकसद क्या है, कि ये जो डेफिनेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर दी है। हालांकि वो सीधा सीधा ये भी बोल सकता था कि एक एटम है, एटम के न्यूक्लियस से लेकर उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस। इसकी रीजन बेटा क्या है, इसकी रीजन ये कि एक क्वेश्चन आता होता है व्हाई इट इज डिफिकल्ट, स्क्रीन पे लिखा जा रहा होगा, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई या फाइंड आउट द, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड एटॉमिक रेडियस ऑफ सिंगल एटम। एक एटम का एटॉमिक रेडियस फाइंड करना क्यों मुश्किल है या क्यों इम्पॉसिबल। वजह क्या होती है, वजह बेटा, इसकी वजह बेटा एक ही वजह है, वो मैं बताता हूं आपको। वो क्या है जी, सबसे पहले कि कोई भी एटम, नो एटम हैज डेफिनेट, बुक की लाइन है बेटा, डेफिनेट लिमिट। कोई भी एटम डेफिनेट लिमिट नहीं रखता, यानी शार्प बाउंड्री नहीं रखता, उसकी बाउंड्री शार्प नहीं होती। मतलब मैं कहूं कि यहां से लेकर ये बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री से सेंटर तक का डिस्टेंस मैं बता दूं कि ये इसका रेडियस है, शार्प बाउंड्री होती नहीं है किसी एटम की।
जब शार्प बाउंड्री नहीं होगी तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि यहां तक बाउंड्री एंड होगी और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस होगा। और ये उसी सूरत मुमकिन होता है, इसी सूरत ये पॉसिबल होता है, पॉसिबल व्हेन आइडेंटिकल एटम्स आर बॉन्डेड। दो आइडेंटिकल एटम्स, सेम एटम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, तब ही हम एटॉमिक रेडियस फाइंड कर सकते हैं। अकेले एटम का एटॉमिक रेडियस नहीं फाइंड होता। तो ये बेटा छोटा सा स्ट्रक्चर में बता देता हूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉनिक का क्लाउड होता है। जैसे जैसे दूर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन की जो मिकदार है वो कम होती जाती है, लेस डेंस होता जाता है। अब ना हम आइडिया नहीं कर सकते कि कहां तक आखिरी इलेक्ट्रॉन है और कहां तक आखिरी इलेक्ट्रॉन है। जब हम बाउंड्री का आइडिया नहीं लगा सकते कि उसकी सर्कल कहां तक है, तो हम ये भी आइडिया नहीं लगा सकते कि डिस्टेंस कहां से लेकर कहां तक मैयर करना है। इसलिए बेटा हम एक सिंगल एटम का फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हमें डेफिनेशन ये वाली चूज करनी पड़ी। अब बेटा एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज देखनी है डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद ये डायग्राम बनानी है। इधर ही एग्जाम्पल कोड कर देता हूं मैं, एग्जाम्पल भी इसके साथ लिख देते हैं। एग्जाम्पल क्या होगी? एग्जाम्पल हम लिखते हैं जी कार्बन एटम्स की। किसकी? कार्बन एटम। यही समझ लें कि ये दो जुड़े हुए जो सर्कल्स है ना, ये दोनों कार्बन एटम है। एक ये कार्बन एटम, एक ये कार्बन एटम। ये कार्बन एटम और कार्बन एटम के दरमियान का डिस्टेंस है। जब ये कार्बन दोनों जुड़े होते हैं तो इनका जो डिस्टेंस होता है ना, वो होता है 154 पिकोमीटर। ये डिस्टेंस, ये डी वाला जो डिस्टेंस है, ये कितना है? 154 पिकोमीटर। और जो रेडियस होता है वो किसके बराबर है? डी बाय हाफ, यानी डायमीटर का हाफ होता है। और वो कितना बन जाएगा? 77 पिकोमीटर। यानी जो कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस है वो कितना है? 77 पिकोमीटर। यही इसकी एग्जांपल आपने लिख देनी है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन एटम इज 77 पिकोमीटर। पिको बेटा एक प्रीफिक्स है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। पिको 10 रेज़ टू पावर -12 को बोलते हैं। पिको एक प्रीफिक्स है जो 10 रेज़ टू पावर -12 को बोलते हैं। तो ये बेटा इसकी डेफिनेशन होगी, एग्जांपल होगी, ये पॉइंट आपने लिखना है। उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या वेरिएशन होती है? पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन बेटा दो तरह से हम देखते हैं। ये ऊपर मैंने डायग्राम बनाई है, ये पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एक तो हम देखते हैं वेरिएशन अलोंग द पीरियड्स, जो कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। कहां से? लेफ्ट से राइट की तरफ। ये एक वेरिएशन होती है। दूसरी वेरिएशन टॉप से बॉटम की तरफ होती है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, और अलोंग दी ग्रुप्स इसको बोलते हैं। और ये क्या? टॉप से बॉटम। ये टॉप से बॉटम हम देखते हैं। अब ये दो वेरिएशंस देखनी है हमने, किसकी? एटॉमिक रेडियस की। तो दोनों वेरिएशन को बेटा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले वेरिएशन अलोंग ग्रुप्स। वेरिएशन अलोंग ग्रुप्स, बिल्कुल बेटा सेम हेडिंग देंगे, वेरिएशन अलोंग ग्रुप्स। ग्रुप्स के अंदर क्या वेरिएशन? ग्रुप्स में हम जब टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। तो लाइन लिखते हैं बेटा, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो गया। अब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हुआ, इसके साथ इसकी रीजन देंगे कि ये इंक्रीज हुआ तो हुआ क्यों। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है तो रीजन इसकी क्या है? रीजन इसकी बेटा ये है कि जैसे हम मूव करते हैं ना टॉप से बॉटम की तरफ, मतलब मैं कहता हूं ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। तो इनका एटॉमिक साइज सबसे छोटा हाइड्रोजन, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह ये एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जाता है। साइज देखिए इसका सबसे छोटा है, उसका
सबसे बड़ा। तो इस तरह एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि बेटा हाइड्रोजन देखे ना, इसमें एक शेल होता है, लिथियम में 2 शेल, सोडियम में 3 शेल, पोटेशियम में 4। इस तरह ये शेल नंबर इंक्रीज होता है। सबसे पहली रीजन क्या है? शेल नंबर का इंक्रीज होना, शेल नंबर का इंक्रीज होना, शेल नंबर इंक्रीजेस। बिल्कुल बेटा इसी तरह लाइन लिख देनी है, जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आए ऐसे ही बिल्कुल अटेम्प्ट कर देना आपने। शेल नंबर इंक्रीज, शेल नंबर इंक्रीज होता है जिसकी वजह से क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। अब शेल नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ साथ एक चीज और, एक चीज ये न्यूक्लियस ना, ये मैं कहता हूं एक एटम है, इधर एक्सप्लेन कर देता हूं। ये एक एटम, और एटम का जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को ना पकड़ के रखता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ। अब अगर साइज ज्यादा हो गया तो इसका मतलब कि जो न्यूक्लियस की कशिश है उन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, वो भी कम हो जाएगी। मैं कहता हूं एक ये एटम है और एक ये, मैं इधर बना देता हूं, एक ये एटम है, इसका साइज कम है, इसका साइज ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके इधर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो कौन सा? इनका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, ये देखो ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, इसका मतलब ये न्यूक्लियस अपनी तरफ जल्दी से खींच लेगा, ये न्यूक्लियस नहीं खींचेगा, और जब नहीं खींचेगा इलेक्ट्रॉन आजाद होंगे तो साइज एक्सपैंड कर जाएगा। दूसरी रीजन इसकी आपने लिखनी है, बुक में चाहे नहीं लिखी लेकिन फिर भी लिखनी है आपने, कि चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस क्या करता है? डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से ग्रुप्स में अलोंग दी ग्रुप्स टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है जी। उसके बाद दूसरा ट्रेंड, दूसरा ट्रेंड क्या है जी? अलोंग दी पीरियड्स, अलोंग दी पीरियड्स। पीरियड्स में क्या रूटीन होती है इसकी? पीरियड्स में किस तरह चेंज होता है? When we move from left to right along the period, जब along the period हम मूव करेंगे तो तब बिल्कुल बेटा सेम लाइन लिखेंगे। When we move from, इधर टॉप टू बॉटम लिखा ना, इधर लिखेंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। बोलता हूं लाइन, when we move from left to right along the periods, atomic radius decreases, एटॉमिक रेडियस क्या करता है? डिक्रीज करता है। बिल्कुल बेटा सेम लाइन लिखनी है, जहां पर इधर टॉप टू बॉटम लिखा हुआ है ना, ये टॉप टू बॉटम, वहां पर क्या लिखना है? लेफ्ट राइट। यहां पर ये इंक्रीजेस लिखा हुआ, वहां पर क्या लिखना है? डिक्रीजेस। उसके बाद डिक्रीज होता है जी, डिक्रीज होता है तो इसकी रीजन क्या है, वजह क्या होती है कि ये डिक्रीज होता है? तो रीजन बेटा देख लेते हैं। रीजन देखें, नंबर 1 रीजन क्या होती है? सबसे पहले तो जब लेफ्ट राइट मूव करते हैं ना, पहली रीजन ये है बेटा कि शेल नंबर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, शेल नंबर कांस्टेंट, एक ही शेल होता है पूरे पीरियड के अंदर, एक ही शेल बेटा यूज होता है। हाइड्रोजन का पहला शेल है ना, इधर हीलियम का भी पहला शेल है, ये फर्स्ट पीरियड। दूसरा पीरियड लिथियम के अंदर दूसरा शेल, इधर बेरिलियम के अंदर दूसरा शेल, इधर बोरॉन के अंदर दूसरा शेल, तो शेल नंबर सेम रहता है। ठीक है, तो शेल नंबर सेम रहने की वजह से क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। और उससे रीजन क्या होती है, मतलब साइज क्यों कम हो जाता है? उसके पीछे ये है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ये बेटा एरो अप लगा रहा हूं मैं, इंक्रीज है इसका मतलब। अब न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, उसके बाद सोन बढ़ता गया। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का बढ़ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत भी बढ़ रही है। और शेल नंबर सेम है, एक ही शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, इस वजह से वो साइज आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक करता जाएगा। इसका साइज जितना होगा इसका उससे कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर बढ़ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गया। इसका और कम हो जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर और बढ़ गया, इसका और कम। इस तरह ये साइज कम होता जाएगा लेफ्ट टू राइट, और ये इसकी रीजन।
ये तो टॉपिक कंप्लीट हुआ और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही अटेम्प्ट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह पूरे नंबर आएंगे। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बेटा प्रॉब्लम हो तो लाजमी पूछिएगा। स्क्रीनशॉट ले लें। खुदा हाफिज।